ड्रामा के शुरू में हमें अपनी फीमेल लीड यूजी नजर आती है, जो अपने हाई स्कूल को विजिट करने गई होती है। वहाँ पहुँचते ही उसे 10 साल पुरानी यादें याद आने लगती हैं। वह सोच रही होती है, क्या मिंग कभी मुझे माफ करेगा? मैंने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया था। और इसी के साथ कहानी हमें 10 साल पहले ले जाती है। सबसे पहले सीन में हमें अपना मेल लीड मिंग नजर आता है, जो एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देता है। असेंबली का टाइम था और किसी वजह से गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वह भागना शुरू करता है, रास्ते में आने वाले सारे टैप्स खोल देता है। उसने सबको पानी में भिगो दिया और असेंबली में इतना कैओस क्रिएट कर दिया कि हर तरफ हलचल मच गई। और देखने वालों में कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग नाराज। वह ऐसा ही था। आप उसे एक स्पॉइल्ड ब्रेड कह सकते हैं, जो बहुत ही जिंदा दिल लड़का था, लेकिन साथ ही वह काफी हैंडसम भी था। खैर, सुबह सुबह जो स्टंट उसने किया था, उसकी पनिशमेंट तो मिलनी ही थी। टीचर ने उसकी नई बाइक कॉन्फिस्केट कर ली और उससे कहा, अगर तुमने अपनी आदतें ठीक नहीं की तो ये बाइक तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। थोड़ी बहुत कुछ तमीज सीखो। यूजी को देखो, कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। काश तुम भी उसकी तरह एक मॉडल स्टूडेंट बन जाओ। इसके साथ टीचर ने एक कंडीशन भी रख दी। उन्होंने कहा कि मॉक एग्जाम्स आने वाले हैं और अगर तुम पूरे शहर के टॉप 1000 स्टूडेंट्स में जगह नहीं बना पाए तो बाइक को भूल जाओ। लेकिन वह बाइक को कैसे भूल सकता था? वह उसके लिए बहुत खास थी। वैसे तो वह एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था और चाहे तो नई बाइक भी खरीद सकता था, लेकिन उसने सोचा कि इसी बाइक को टीचर से वापस लेना बेहतर होगा। जहाँ एक तरफ यूजी टॉपर स्टूडेंट्स में से थी, वहीं दूसरी तरफ मिंग पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और क्लास के सबसे नीचे रैंक करने वाले स्टूडेंट्स में से एक था। फिर एक शाम यूजी अपनी बाइसिकल पर कहीं जा रही होती है जब उसकी टक्कर मिंग से हो जाती है। इसी दौरान उसकी पॉकेट से एक की चेन गिर जाता है, जो मिंग के हाथ लगता है। साथ ही हमें यूजी की जिंदगी के बारे में भी दिखाया जाता है। आज वह इतनी जल्दी में इसलिए थी क्योंकि उसे एक इंटरव्यू के लिए जाना था। वह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और अपनी ग्रैंड मदर की मदद के लिए पार्ट टाइम ट्यूटर का काम करती थी। लेकिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट ट्यूटर नहीं बन सकती थी, इसलिए वह हर जगह खुद को कॉलेज स्टूडेंट बताती थी और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी काफी इम्प्रेसिव कहानियां बना रखी थी। लेकिन असल में उसकी जिंदगी की सारी मेहनत और भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्रैंडमदर के लिए थी। उसकी ग्रैंडमदर ही उसकी इकलौती फैमिली थी। फिर एक दिन जब उसकी ग्रैंडमदर का बर्थडे होता है, तब हमें पता चलता है कि उसका एक क्लासमेट जियांग भी है, जो उसके पड़ोस में ही रहता है। वह यूजी के सारे सीक्रेट्स जानता था और उसकी ग्रैंडमदर भी उसे बहुत पसंद करती थी। असल में वह भी यूजी की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ एक दिन मिंग को अपने दोस्त लियो से पता चलता है कि उसके इतने अच्छे मार्क्स इसलिए आए क्योंकि उसने एक टॉपर स्टूडेंट के नोट्स हासिल किए थे। ये नोट्स छुप कर बेचे जाते थे। किसी को नहीं पता था कि ये नोट्स कौन बनाता है, क्योंकि वह स्टूडेंट इस इल्लीगल काम की वजह से रिपोर्ट नहीं होना चाहता था, लेकिन बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये नोट्स बनाने वाली और कोई नहीं बल्कि यूजी ही थी। वह छुपकर नोट्स बेचती थी और उसने अपना नाम मिस्टर बो रखा हुआ था, ताकि सब लोग समझें कि वह कोई लड़का है और कोई भी उस तक न पहुंच सके। किसी तरह मिंग को भी उसका कांटेक्ट मिल जाता है और वह मैसेज करता है, मुझे नोट्स चाहिए। लेकिन जब यूजी यह मैसेज पढ़ रही होती है, तब जियांग भी उसके पास खड़ा होता है। यूजी फौरन मिंग को ब्लॉक कर देती है और कहती है, मैं इसे बिल्कुल नोट्स नहीं बेचूंगी। ये बहुत बड़ा ट्रबल मेकर है और ये मुझे भी मुश्किल में डाल देगा। अब मिंग उन नोट्स को हासिल करने के लिए कई तरीके आजमाता है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती है। आखिर में वह पिछले रास्ते का सहारा लेता है। उसने मिस्टर बो की प्रोफाइल पिक्चर को बहुत ध्यान से देखा था। उसे पता चलता है कि स्कूल के बैकयार्ड में एक पेड़ है। इसका मतलब था कि मिस्टर बो का उस जगह से कोई कनेक्शन जरूर है। इसलिए रात को वह उस पेड़ के पास जाता है और सोचता है कि आज वह इस टॉपर स्टूडेंट को जरूर पकड़ लेगा। रात के वक्त वहाँ कोई नहीं जाता था क्योंकि लोगों को भूतों का डर लगता था, लेकिन मिंग फिर भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ एक अबैंडन्ड एरिया था, एक स्विमिंग पूल भी था और उसके पास कई डेस्क्स रखी हुई थी। इन्हीं डेस्क्स के बीच मिंग यूजी को रंगे हाथ पकड़ लेता है, जो अपनी सीक्रेट जगह पर बैठकर पढ़ रही होती है। वह कहता है, तुम ही हो ना मिस्टर बो, मुझे सब पता चल गया है। तुमने मुझे नोट्स क्यों नहीं दिए? इसी दौरान गार्ड, जो उसके दोस्त का पीछा कर रहा था, यहाँ आ पहुँचता है। लेकिन यूजी ने पहले से ही एक जबरदस्त जुगाड़ लगा रखा था। वह दूर से एक बहुत बड़ी अलमारी गिरा देती है और गार्ड डर कर भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ कोई भूत है। वैसे भी यूजी बहुत इंटेलिजेंट थी और मिंग उससे काफी इम्प्रेस हो चुका था। मिंग फिर पूछता है, तुमने मुझे नोट्स क्यों नहीं दिए? यूजी जवाब देती है, इसलिए क्योंकि तुम बहुत फ्लैशी हो और मैं किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। तभी मिंग उसे उसका बो वाला की चेन भी दिखाता है। वह की चेन यूजी को बहुत प्यारा था और जब वह उसे वापस लेने की कोशिश करती है तो इसी झगड़े में मिंग छुपकर उसके नोट्स भी चुरा लेता है। ऐसा लगता था जैसे वह हमेशा यूजी से 2 कदम आगे रहता हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिंग के रिजल्ट्स में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। पहले टीचर को लगता है कि वह चीटिंग कर रहा है, लेकिन जब वह उसका टेस्ट चेक करता है और उससे सवाल पूछता है
तो उसे पता चलता है कि मिंग को वाकई सारे जवाब समझ आते हैं, यानी वह सच में इम्प्रूव कर चुका था। उधर यूजी को भी समझ आ जाता है कि उस बेकार लड़के ने उसके नोट्स चुरा लिए थे। एक टर्म गुजर चुका था और अब अगले टर्म के नोट्स लेने के लिए मिंग उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। यूजी उससे कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ है। मिंग उससे माफी मांगता है। तब यूजी कहती है, ठीक है, अब अगले नोट्स के लिए तुमसे डबल पैसे ले दिए जाएंगे। इसी के साथ हमें एक और कैरेक्टर लुई दिखाया जाता है जो लोन शार्क्स के लिए काम करता था। आज वह यूजी से मिलने आया था और उससे पैसे मांग रहा था क्योंकि उसकी इंस्टॉलमेंट लेट हो गई थी। यहीं पर हमें पता चलता है कि यूजी के फादर पर बहुत सारा कर्ज था जो अब यूजी के सिर आ चुका था। उसे यह सारा कर्ज चुकाना था, लेकिन उसने कभी भी यह बात अपनी ग्रैंड मदर तक नहीं पहुंचने दी क्योंकि वह पहले ही बीमार थी और यूजी नहीं चाहती थी कि उनके दिल को कोई झटका लगे। बेचारी यूजी बहुत मजबूरी भरी जिंदगी गुजार रही थी। उसकी ग्रैंड मदर ही उसका इकलौता सहारा थी। बाहर से वह खुद को मजबूत दिखाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बीमारी उसे धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। खैर, स्कूल में मिंग को नोट्स देने के बाद यूजी अपना मिनी बो भी उससे वापस ले लेती है, लेकिन इसी दौरान उसे एक और बात पता चलती है और वह यह कि मिंग अब्रॉड एडमिशन लेने का प्लान बना रहा है और टोफल की तैयारी कर रहा है। उसके बाद जब यूजी अपनी ग्रैंड मदर को अस्पताल ले जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उनकी कंडीशन बहुत खराब है। इंश्योरेंस से कवर होने वाली मेडिसिन के अलावा कुछ और दवाइयाँ भी चाहिए जो उन पर असर कर सकती हैं, लेकिन वे बहुत महंगी हैं। अब यूजी को किसी तरह अपनी ग्रैंड मदर के लिए उन दवाइयों का इंतजाम करना था। ऐसी सिचुएशन में उसके दिमाग में कुछ और नहीं आता, इसलिए वह अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन उसकी माँ उसका फोन ही रिसीव नहीं करती। यह देखकर वह उदास हो जाती है, जैसे उसके बचपन के सारे जख्म फिर से ताजा हो गए हों। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी माँ ने एक अमीर आदमी के लिए अपनी ही बेटी को छोड़ दिया था। छोटी सी यूजी बहुत रोई थी, बहुत तकलीफ सहनी पड़ी थी, लेकिन उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। इसी बीच बेचारी लड़की के साथ एक और बुरा हादसा हो जाता है। जिस बच्चे को वह ट्यूशन पढ़ाती थी, उसके घर वालों ने उसका बैकग्राउंड चेक करवा लिया। उन्हें पता चल गया कि वह अच्छा पढ़ाती जरूर है, लेकिन अभी कॉलेज स्टूडेंट नहीं है। उसने अपने बैकग्राउंड के बारे में झूठ बोला था, इसलिए अब उसे वह नौकरी छोड़नी पड़ती है और वह वहाँ से चली जाती है। अब जब वह इसी पॉश एरिया से गुजर रही होती है तो उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है, लेकिन यहीं उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच उसके सामने आता है। उसे पता चलता है कि जिस आदमी से उसकी माँ ने शादी की थी वह असल में मिंग का फादर है, यानी मिंग उसकी माँ का स्टेपसन था। उसकी माँ अपनी असली बेटी का फोन तक रिसीव नहीं कर रही थी, लेकिन मिंग के पीछे पीछे घूमकर उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी और उसकी खिदमत कर रही थी। यह देखकर यूजी के दिल को बहुत गहरी चोट लगती है और वहीं वह एक फैसला कर लेती है। जैसे ही उसे यह सच पता चलता है वह खुद से कहती है, सॉरी मिंग, लेकिन अब मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी। दूसरी तरफ हमें मिंग भी दिखाया जाता है। बाहर से वह एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का लगता था, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत नरम था। वह अक्सर मरने वाली मछलियों को खरीद लेता था सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए। अब जैसे ही यूजी को स्टेपसन वाली बात का पता चलता है वह हर वक्त मिंग के आसपास रहने लगती है। वह उससे कहती है, मुझे पता है तुम अब्रॉड एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है तुम यह बात अपनी फैमिली से छुपा रहे हो, ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्यों ना हम साथ पढ़ाई करें। इसके साथ साथ स्कूल में भी वह उसकी मदद करने लगती है। वह प्रॉक्टर थी और जब भी मिंग कोई शरारत करता वह अक्सर उसे छोड़ देती थी। उसके बाद एक दिन वह चुपके से टीचर्स ऑफिस में जाती है और वहाँ के लैंडलाइन से अपनी माँ को फोन करती है। बातों बातों में वह बार बार मिंग का नाम लेती रहती है और कहती है, प्लीज पीटीएम में जरूर आइएगा। उसकी माँ हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि ये कैसे मुमकिन है कि मिंग ने स्कूल में मेरा नंबर दिया हो, क्योंकि वह तो हमेशा मुझसे दूर रहता था। लेकिन इस खुशी में वह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और आने के लिए हाँ कर देती है। उधर यूजी बार बार मिंग के पास जाती रहती है। उसे पता चलता है कि मिंग को वीडियो गेम्स का बहुत शौक है और उससे कहती है, क्यों ना तुम मेरे साथ कंपटीशन करो। अगर मैं तुम्हें एक भी राउंड में हरा दूं तो तुम मेरी कोचिंग लेने के लिए मान जाओगे। आज से पहले उसने कभी यह गेम नहीं खेला था और पहले 4 राउंड्स में वह बुरी तरह हार जाती है, लेकिन वह बहुत जल्दी सीखने वाली लड़की थी और आखिरी राउंड में जीत जाती है। मिंग उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाता और आखिरकार वह उसी सीक्रेट स्टडी स्पॉट पर पहुंच जाता है। जैसे ही यूजी उसे वहाँ देखती है वह बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों साथ मिलकर इंग्लिश पढ़ने लगते हैं। यूजी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वह मिंग की काफी मदद करती है। वह उसके टेस्ट्स लेती है और उसके लिए नोट्स भी बनाती है। लेकिन इसी सब के दौरान जब दोनों पढ़ रहे होते हैं तो मिंग को बहुत गर्मी महसूस होने लगती है। यूजी ने यह बात नोटिस कर ली थी और अगले दिन जब वह उस सीक्रेट स्टडी स्पॉट पर आती है तो अपने साथ एक मिनी फैन भी लेकर आती है। वह उसका ख्याल रख रही होती है। ये बात कहीं न कहीं मिंग को बहुत खुशी दे रही थी।
स्कूल में भी वह उसके लिए ऐसी ही छोटी छोटी चीजें करती रहती थी। कभी लंबी लाइन में खड़े होकर उसके लिए ड्रिंक ले आती। वह उसे स्पेशल फील करवा रही थी। जियांग ने भी यह सब नोटिस कर लिया था। उसे पता चल गया था कि यूजी किसी को पढ़ाती है और वह कोई और नहीं बल्कि मिंग ही था। यूजी जियांग से कहती है, वह वैसा नहीं है जैसा सब लोग उसके बारे में कहते हैं, वह बहुत समझदार इंसान है। ये बात सुनकर जियांग के दिल में कहीं न कहीं जलन जरूर पैदा हो गई थी। आजकल मिंग भी छुपकर यूजी की स्केच बनाने की कोशिश कर रहा था। दोनों की पसंद और आदतें भी काफी मिलती जुलती थीं। एक दिन यूजी एक मरने वाली मछली को बचाने के लिए अपने साथ ले आती है, लेकिन उसका बैग लीक होने लगता है। अब दोनों को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वे चुपके से केमिस्ट्री लैब में घुस जाते हैं और वहाँ से एक बीकर चुरा लेते हैं। लेकिन ये सब करते वक्त गार्ड की नजर उन पर पड़ जाती है। गार्ड उनका पीछा करने लगता है और दोनों उससे बचने के लिए भागने लगते हैं। ये पूरा मामला एक एडवेंचर बन जाता है। इसी बीच एक वक्त आता है जब छुपते छुपते यूजी खिड़की से नीचे कूद जाती है, लेकिन मिंग को हाइट से डर लगता था। वह घबरा रहा होता है, लेकिन यूजी उससे कहती है, हिम्मत मत हारो, बस जंप करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। और फिर बिल्कुल वही होता है। जैसे ही मिंग गिरने वाला होता है, यूजी आगे बढ़कर उसे पकड़ लेती है। यहीं से ये फनी सीन धीरे धीरे रोमांटिक सीन में बदल जाता है। जब यूजी वापस घर जा रही होती है तो वह बस में बैठी होती है और उसके साथ साथ मिंग अपनी हैवी बाइक चला रहा होता है। जब वह बस की सीट पर बैठी नजर आती है तो मिंग अपनी बाइक बिल्कुल बस के साथ साथ चलाने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और बहुत प्यारा वक्त गुजार रहे होते हैं। एक दिन मिंग लियो से प्रॉमिस लेता है कि अब जब उसे उसके अब्रॉड स्टडी वाले सीक्रेट का पता चल गया है तो वह ये बात उसकी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताएगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वे उसे कभी बाहर जाने नहीं देंगे। उसके बाद मिंग नोटिस करता है कि जिस एरिया में वह वर्कशॉप के पास बैठा करता था, यूजी भी अक्सर वहीं से गुजरती थी। वहाँ एक फिश शॉप भी थी। अब उस शॉप में कुछ आखिरी मछलियाँ बची हुई थी और शॉप हमेशा के लिए बंद होने वाली थी। ये मछलियाँ बिक नहीं पा रही थी। यूजी को उनके लिए बहुत बुरा लगता है। मिंग को भी मछलियाँ बहुत पसंद थी। वह यूजी के पास आकर कहता है, क्यों ना मैं ये सारी मछलियाँ आज खरीद लूँ। उसे पता था कि यूजी के पास इतने पैसे नहीं होंगे, इसलिए वह सारी मछलियाँ आज खरीद लेता है और कहता है, मैं रिच किड हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में दोनों इतनी सारी मछलियों को लेकर स्कूल के स्विमिंग पूल में छोड़ देते हैं, जिसमें उस दिन पानी भरा हुआ था। मछलियों को ऐसे तैरते देखना बहुत खूबसूरत नजारा था। दोनों साथ बैठकर उन्हें देखते रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं। लेकिन इसी दौरान यूजी को पता चलता है कि उनमें से एक बेटा फिश है। वह कहती है, इसे बाकी मछलियों के साथ मत छोड़ो वरना ये उन पर अटैक कर देगी। ये कहकर वह फौरन पानी में कूद जाती है ताकि उस मछली को वापस पकड़ सके। और जाहिर सी बात है उसके पीछे पीछे मैंग भी पानी में कूद जाता है। दोनों पानी के अंदर साथ तैरते हैं और अपनी मछलियों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। अब क्योंकि दोनों पूरी तरह भीग चुके थे, इसलिए वे स्कूल के स्टोर रूम में जाने का फैसला करते हैं। वहाँ उन्हें क्लब के बहुत सारे टी शर्ट्स पड़े मिलते हैं। दोनों सोचते हैं कि गीले कपड़े बदल लेने चाहिए। मिंग यूजी से कहता है, तुम पीछे जाकर चेंज कर लो। और जैसे ही यूजी पीछे जाती है, एक बार उसकी नजर मिंग पर पड़ती है। मिंग ने अपनी शर्ट उतारी हुई होती है। उसे देखते ही यूजी शर्मा जाती है और फौरन अपनी नजर हटा लेती है। बात का रुख बदलने के लिए वह उससे पूछती है, तुम अब्रॉड क्यों जाना चाहते हो? मिंग जवाब देता है, क्योंकि यहाँ मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है। इसके साथ ही वह यूजी को एक सलाह भी देता है। वह कहता है, अपनी पढ़ाई पर खास ध्यान देना, कभी मेरी तरह केयरलेस मत बनना। मुझे लगता है तुम जितनी जीनियस हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। फिर वह यूजी से कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर मेरे करीब आना चाहती हो। यूजी इस बात का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही गार्ड वहाँ आ जाता है और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। अगले दिन स्कूल में एक अनाउंसमेंट की जाती है। स्कूल लैब का सामान बिना परमिशन इस्तेमाल करने की वजह से दोनों को पनिशमेंट मिली होती है। अनाउंसमेंट के जरिए सब स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि स्कूल के रूल्स तोड़ने वाले वे 2 स्टूडेंट्स कौन थे। यूजी का नाम सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह हमेशा सेकंड पोजीशन पर आती थी। किसी को यकीन ही नहीं होता कि वह ऐसा कुछ कर सकती है। और मिंग के बारे में तो वैसे भी लोगों को किसी और चीज की उम्मीद नहीं थी। इसी वक्त मिंग सबके सामने बोल पड़ता है और कहता है कि इस सब में यूजी की कोई गलती नहीं थी। वह कहता है, मैं ही उसे जबरदस्ती लैब एक्सपेरिमेंट सीखने के बहाने अपने साथ ले गया था और मैंने ही जानबूझकर अपनी मछलियाँ उन फ्लास्क्स में रखी थी। यूजी भी कहती है, मुझे अपने की पर बहुत शर्मिंदगी है। स्कूल के रूल के खिलाफ जाने की वजह से दोनों को सबके सामने डांट सुननी पड़ती है। बाहर आने के बाद यूजी उससे पूछती है, तुमने सारा ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले लिया? मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही थी। मिंग मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी इमेज बहुत अच्छी है और उसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। यह सुनकर यूजी उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है, इसके बदले मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी और हाँ, हम वही जगह जाएंगे जो मैं चूज करूंगी। दूसरी
दूसरी तरफ जियांग को आजकल मिंग और यूजी की बढ़ती हुई दोस्ती बहुत परेशान कर रही थी। अब ब्रेक के वक्त यूजी फौरन स्कूल से निकल जाती है और मिंग को भी अपने साथ ले जाती है। वह उसे एक तंग सी मार्केट से लेकर जा रही होती है जहाँ मिंग अपनी बाइक भी नहीं चला सकता था। मिंग बार बार उससे कहता है अपनी साइकिल छोड़ दो, मेरी बाइक की बैक सीट पर बैठ जाओ, लेकिन यूजी फौरन मना कर देती है और कहती है नहीं, मैं कभी भी किसी की बैक सीट पर नहीं बैठती, मैं हमेशा ड्राइविंग मोड में रहती हूँ। खैर किसी तरह अपनी बाइक को साथ साथ ले जाते हुए दोनों आखिर उस दुकान तक पहुँच जाते हैं। असल में ये वही दुकान थी जहाँ यूजी की ग्रैंडमदर काम करती थी। यहाँ यूजी मिंग को बिठाती है और उसके लिए अपने फेवरेट कस्टमाइज्ड नूडल्स ऑन ऑर्डर करती है। वह चैलेंज करते हुए कहती है तुम्हें नूडल्स जैसा टेस्ट कहीं और नहीं मिलेगा। दुकान चलाने वाले अंकल यूजी को बहुत अच्छी तरह जानते थे और उन्हें मिंग भी बहुत अच्छा लड़का लगा। वैसे भी अंकल को बाइक्स का बहुत शौक था, इसलिए मिंग की उनसे जल्दी दोस्ती हो गई। लेकिन लगता था अंकल से कोई बात छुपी नहीं रहती थी। उन्होंने ये बात यूजी की ग्रैंडमदर को भी बता दी। ग्रैंडमा फौरन पूछने लगती हैं वह लड़का कौन था। यूजी कहती है बस एक दोस्त था और कुछ नहीं। लेकिन ग्रैंडमा थोड़ी नाराज हो जाती हैं और कहती हैं मुझे जियांग से पता चला है कि तुम आजकल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हो और ऊपर से स्कूल के रूल्स भी तोड़ रही हो। ग्रैंडमा की तबीयत और खराब होने से पहले यूजी उन्हें शांत करती है और तसल्ली देती है। ग्रैंडमा कहती है जियांग ने मुझे खुद नहीं बताया, मैं ही उससे बार बार पूछती रही, तब उसने सच बताया। बाद में जब यूजी अपनी बिल्डिंग की छत पर खड़ी होती है तब जियांग वहाँ आ जाता है। यूजी उससे काफी नाराज होकर कहती है क्या दोस्त ऐसे होते हैं। जियांग उसे माफी मांगता है और कहता है मैं ग्रैंडमा से बातें छुपा नहीं सका। साथ ही वह कहता है तुम मेरी इकलौती दोस्त थी, जब से मिंग आया है मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच बहुत दूरी आ गई है। इसी बीच मिंग एक बहुत बड़ा और क्यूट एक्वेरियम खरीद लेता है और सारी मछलियों को उसमें शिफ्ट कर देता है। वह एक्वेरियम की फोटो लेकर यूजी को दिखाता है। ये देखकर यूजी को सुकून मिलता है कि मछलियाँ अब सुरक्षित हैं। उसी दिन स्कूल में पीटीएम भी होती है और साथ ही बैलून फेस्टिवल भी, जहाँ हर स्टूडेंट अपनी विश लिखकर बैलून हवा में उड़ाता है। यूजी मिंग से कहती है तुम पीटीएम में आओगे ना, प्लीज जरूर आना, मैं तुम्हारे साथ बैलून उड़ाना चाहती हूँ। असल में बैलून सिर्फ एक बहाना था। यूजी जानबूझकर उस दिन अपनी माँ और मिंग को एक दूसरे के सामने लाना चाहती थी। जब पीटीएम का दिन आता है तो यूजी एक बार फिर टीचर्स के फोन से कॉल करती है। वह इंग्लिश टीचर बनकर बात करती है और पक्का करती है कि उसकी माँ पीटीएम में जरूर आए। वह उन्हें वही टाइमिंग बताती है जो बैलून फेस्टिवल की थी। उसकी माँ को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वह पूछती है क्या आपने मिंग से कंफर्म कर लिया है, उसे मेरे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यूजी टीचर बनकर जवाब देती है जी हाँ, हमने उसे इन्फॉर्म कर दिया है। अब यूजी मिंग को धोखा देने वाली थी और इस बात का उसे बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी बैलून फेस्टिवल में वह बार बार मिंग को ढूंढती रहती है। इधर उधर देखती है लेकिन वह कहीं नजर नहीं आता। फिर सब स्टूडेंट्स अपनी विश लिखकर बैलून्स हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन यूजी ने कोई विश लिखी ही नहीं होती। जब फेस्टिवल खत्म होने वाला होता है तभी मिंग बहुत सारे बैलून्स लेकर वहाँ आ जाता है। वह मुस्कुराकर कहता है मेरी सिर्फ एक विश नहीं है, मैंने बहुत सारे बैलून्स पर अपनी हर विश लिखी है। फिर दोनों मिलकर उन बैलून्स को हवा में उड़ा देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। इसी दौरान जैसे ही यूजी देखती है कि उसकी माँ आने वाली है, वह फौरन मिंग को हक कर लेती है। वह जानबूझकर ये मंजर अपनी माँ को दिखाना चाहती थी। जैसे ही उसकी माँ वहाँ पहुँचती है वह ऐसा दिखावा करती है जैसे वह यूजी को जानती ही ना हो। ये देखकर मिंग को बहुत गुस्सा और नफरत सी महसूस होती है। वह नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। यूजी उससे पूछती है क्या तुम औरतों से नफरत करते हो। मिंग कहता है हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मेरे डैड को बार बार औरतें बदलने की आदत है। जब तक कोई खूबसूरत और समझदार लगती है वह उसके साथ रहते हैं। अब तक यूजी मिंग का उतना इस्तेमाल कर चुकी थी जितना उसे करना था। आखिरकार उसकी माँ खुद उससे मिलने आ जाती है और यूजी तो यही चाहती थी। उसकी माँ उससे कहती है तुम काफी बड़ी हो गई हो और काफी चालाक भी, इस लड़के को कब से जानती हो। असल में उसकी माँ नहीं चाहती थी कि मिंग के फादर को पता चले कि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड उसकी अपनी बेटी है। अगर उन्हें यह बात पता चल जाती तो वे बहुत नाराज हो जाते। इसलिए वह कहती है मुझे पता है ग्रैंडमा को ट्रीटमेंट की जरूरत है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुमने पैसों के लिए मेरे लिए यह जाल बिछाया था, है ना। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, तुम बड़ी हो गई हो और काफी समझदार भी। मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मिंग से दूर रहोगी। फिर वह यूजी को एक कार्ड देती है और कहती है आज के बाद मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ और तुम मेरे लिए। और हाँ, तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही, अपनी बात पर कायम रहना। वहाँ से जाने से पहले माँ और बेटी के बीच आंसुओं भरी कई शिकायतें भी होती हैं। यूजी कहती है मैंने हमेशा सादगी से जिंदगी गुजारी है, जो मिला वही खाकर रह ली, लेकिन मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन अब मैं ग्रैंडमा को इस हालत में नहीं देख सकती। वैसे भी डैड के जाने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे तुम सब लेकर चली गई थी। तुमने कभी मेरे किसी खर्चे के लिए एक पैसा तक नहीं दिया, इसीलिए ये मेरा हक है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। इसी बीच हमें मिंग भी दिखाया जाता है। वह यूजी के लिए
एक गिफ्ट तैयार कर रहा था। उसके पास एक पेंडेंट का पीस था और उसके साथ मैच करता हुआ एक छोटा सा एरो भी बना रहा था। बहुत मेहनत से उसने वह एरो तैयार किया था और उसका इरादा था कि वह यह खूबसूरत नेकलेस यूजी को गिफ्ट करे। लेकिन अब यूजी पूरी तरह बदल चुकी थी। स्कूल में जब भी उसकी नजर मिंग पर पड़ती, वह उसे इग्नोर कर देती, उससे बचकर निकल जाती। एक बार तो मिंग उसे आवाज भी देता है। तब जियांग कहता है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है। लेकिन यूजी ठंडे लहजे में कहती है, वह मेरा दोस्त नहीं है। ये बात मिंग को बहुत बुरी लगती है। वह अंदर तक हर्ट हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यूजी उसे इग्नोर क्यों कर रही है। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन यूजी हर बार उससे बचकर निकल जाती। आखिरकार वह अपने दोस्त लियो से मशवरा लेता है। वह कहता है, और मुझे क्या पता, तुम दोनों के बीच जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मुझसे मत पूछो, सीधा उससे जाकर बात करो। एक दिन जेब्रा क्रॉसिंग पर कुछ बाइकर्स यूजी से टकराने वाले होते हैं। तभी वक्त पर मिंग अपनी बाइक उनके और यूजी के बीच ले आता है और उसे बचा लेता है। फिर वह उन गुंडों को भी वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वह यूजी से कहता है, आओ बाइक पर बैठ जाओ, इतनी तेज बारिश हो रही है। लेकिन यूजी मना कर देती है। तब मिंग कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम बहुत जिद्दी हो। यह कहकर वह अपनी जैकेट उतार कर यूजी को दे देता है ताकि कम से कम वह भीग न जाए। एक दिन टीचर्स रूम में एक टीचर लियो को डांट रहा होता है और उस वक्त यूजी भी वहीं मौजूद होती है। इसी दौरान एक और टीचर आता है और कहता है, मुझे पता चला है कि मिंग आजकल स्कूल नहीं आ रहा। यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बजाय उसने अब्रॉड एडमिशन के लिए किसी से कांटेक्ट किया है। मैंने ये बात चुपके से पता लगाई है। मैं उससे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या उसकी फैमिली को इस बात का पता है? जैसे ही यूजी को लगता है कि मिंग का सपना खतरे में पड़ सकता है, वह फौरन सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। वह कहती है, असल में मिंग के कुछ रिलेटिव्स अब्रॉड रहते हैं। मैंने ही उससे अपने लिए वहाँ की यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन लाने को कहा था। वह खुद ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहा। यह सुनकर टीचर मुतमिन हो जाता है और आगे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। बाद में मिंग को वही शर्ट नजर आती है जो उसने कभी यूजी के साथ पहनी थी। उसे देखकर यूजी की यादें ताजा हो जाती हैं। तभी उसके पास एक मैसेज आता है, मैंने तुम्हारे डैड को कुछ नहीं बताया। तुम्हारा ओवरसीज एडमिशन भी हो गया है और फ्लाइट टिकट भी बुक कर दी गई है। और जाहिर सी बात है, ये मैसेज यूजी की माँ ने ही भेजा था। दूसरी तरफ ग्रैंडमा ने एक दिन यूजी को रंगे हाथ पकड़ लिया। यूजी महंगी दवाइयाँ खरीद चुकी थी और उनकी रसीद फाड़कर फेंक रही थी। ग्रैंडमा उसे पकड़कर पूछती हैं, तुम अभी सिर्फ एक स्टूडेंट हो, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? ग्रैंडमा बार बार कहती रहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर्स ऐसी बातें बस बना देते हैं। लेकिन यूजी उनसे बहस करते हुए कहती है, बस मान लीजिए ग्रैंडमा, ये पैसे गलत नहीं है, ये बिल्कुल जायज है और ये मेरा हक था। फिर वह आंसुओं के साथ कहती है, आप ही मेरी इकलौती फैमिली है, मैं आपको खोना नहीं चाहती। उसके बाद स्कूल का आखिरी दिन दिखाया जाता है। आज सारे स्टूडेंट्स स्कूल आए हुए थे। इसके बाद सब अपनी अपनी जिंदगी और फ्यूचर बनाने के लिए अलग रास्तों पर निकल जाने वाले थे। आज स्पीच देने के लिए टॉपर जियांग को चुना गया था, लेकिन वह कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए टीचर यूजी से कहती है, ये स्पीच याद कर लो और स्टेज पर जाकर दे दो। उधर दूसरी तरफ मिंग और जियांग आमने सामने आ जाते हैं। जियांग मिंग से कहता है, आज के बाद हम सब स्कूल छोड़ देंगे और तुम कभी यूजी की जिंदगी में वापस आने की कोशिश मत करना। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिंग गुस्से में कहता है, तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? लेकिन पहला पंच जियांग ही मारता है और यहीं पहली बार हमें पता चलता है कि ये दोनों असल में रिश्तेदार हैं। सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं बल्कि दोनों हाफ ब्रदर्स हैं। इसी वजह से पहले से ही उनके बीच बहुत नफरत और जलन मौजूद थी और इसीलिए जियांग हमेशा मिंग से नफरत करता था और नहीं चाहता था कि वह यूजी के करीब आए। जियांग कहता है, ये मत भूलो कि मैं तुमसे पहले इस दुनिया में आया था। जियांग एक मिस्ट्रेस का बेटा था, जबकि मिंग अपने फादर का इकलौता लेजिटिमेट बेटा था। मिंग जवाब देता है, तुम खुद को अलग समझते हो, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम किस फैमिली से आते हो। जब यूजी अपनी स्पीच खत्म करती है तो वह उन दोनों को ढूंढने ऊपर जाती है। वहाँ पहुंचकर वह देख लेती है कि दोनों के बीच लड़ाई हुई है। मिंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूजी जियांग से गुस्से में कहती है, मेरी वजह से तुमने लड़ाई क्यों की? ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है, प्लीज दोबारा कभी इंटरफेयर मत करना। जियांग कहता है, पूरा स्कूल जानता है कि वह किस तरह का लड़का है, फिर भी तुम उसके साथ क्यों घूमती रहती हो? लेकिन यूजी जवाब देती है, तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते। वह जितना अच्छा है शायद मैं भी उतनी अच्छी नहीं हूँ। इसके बाद सब अपने दोस्तों को अलविदा कहते हैं। जब जियांग घर पहुँचता है तो पता चलता है कि उसकी माँ हमेशा काम में बिजी रहती है। वह बहुत मुश्किल जिंदगी जी रही थी और अकेले अपने बेटे को पाल रही थी। वह जियांग से कहती है, मुझे निराश मत करना, अब ध्यान लगाकर पढ़ाई करना। जियांग लड़ाई करके घर आया था और उसे चोट भी लगी हुई थी, लेकिन उसकी माँ को यह तक नजर नहीं आता। उन्हें सिर्फ इतना दिखता है कि आज उसकी यूनिफॉर्म ठीक से सेट नहीं है। उधर मिंग बाइक वर्कशॉप के पास खड़ा होता है जब लियो उसके पास आता है। लियो कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। यूजी ने टीचर के सामने तुम्हारे अब्रॉड जाने वाले प्लान को छुपा लिया
था। वैसे अगर वह तुम्हें इग्नोर करती है तो फिर तुम्हारे लिए कवर क्यों कर रही थी। बस यही बात मिंग के दिल को छू जाती है। ये सुनते ही वह यूजी से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। वह स्कूल की उसी जगह की तरफ जा रहा होता है जहाँ दोनों साथ बैठकर पढ़ते थे, लेकिन मिंग को पहुँचने में बहुत देर हो जाती है। यूजी उस आखिरी दिन बहुत देर तक वहीं बैठी उसका इंतजार करती रहती है, सिर्फ एक बार उसे देखने के लिए। लेकिन आखिरकार जब वह वहाँ से चली जाती है तभी मिंग वहाँ पहुँचता है और इस तरह दोनों एक दूसरे को मिस कर देते हैं और उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। उस वक्त साल 2016 था और अब 2026 आ चुका था। पूरे 10 साल बीत चुके थे। दोनों एक बार फिर अपने पुराने स्कूल को विजिट करने आते हैं और 10 साल बाद तकदीर एक बार फिर उन्हें आमने सामने ले आती है। यूजी एक प्यारे से कुत्ते को देख रही होती है जो उसे बहुत पसंद आया था। तभी पीछे से आती हुई एक आवाज कहती है, काफी साल हो गए तुम्हें देखे हुए। यूजी पलट कर देखती है और सामने मिंग खड़ा होता है।